एक प्रश्न का उत्तर आपको 50 शब्दों में देना होगा। तो ये प्रश्न पहले तो अति लघु उत्तरीय हैं, फिर लघु उत्तरीय हैं, फिर विस्तृत उत्तरीय हैं, फिर आपके इसी तरह दीर्घ उत्तरीय, यानी कि 3 प्रकार के क्वेश्चन इसमें आते हैं। इस भी प्रश्न यानी कि इस भी क्वेश्चन का लगभग जो मतलब कि हल है, या फिर आप लोग कह सकते हैं कि इसका उत्तर है क्वेश्चनों का, हम लगभग आपको बता चुके हैं पिछली वीडियो में। लेकिन इस बार रिवीजन क्लास चल रही है, तो हम चाहते हैं कि आपको एक बार फिर से रिवीजन करा दिया जाए, जिससे आप लोग भूले ना और अच्छे से आप लोग परीक्षा में अपने नंबर ला सके। ठीक है, अच्छे से लिख के। ठीक है, तो ध्यान से समझेंगे। तो प्रश्न है पहला कि फ्रेंच विद्वान गार्सा तादासी के साहित्यिक इतिहास ग्रंथ का नाम बताइए। तो मैं आपको बता दूं, मैंने पहले बता रखा है फिलहाल, लेकिन मैं आपको बता दूंगा। इनकी जो प्रमुख ग्रंथ है उसका जो नाम है, ध्यान से समझेंगे, थोड़ा हार्ड है, इस्तवार दाला, ठीक है, लित रेउतूर इन, ठीक है, इंदुई ए हिंदुस्तानी। फिलहाल आप इसका आंसर क्वेश्चन बैंक में या फिर इंटरनेट पर सर्च करके पढ़ लीजिएगा, तो आपको पूरी तरह समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो ये कभी कदार आ जाता है, हमेशा प्रश्न नहीं आता ये। ओके, तो अगला प्रश्न इसमें है 2 नंबर का, हिंदी साहित्य के इतिहास के कितने कालखंड या फिर कितने युगों में बांटा गया है। ये भी महत्वपूर्ण प्रश्न है। देखिए, लगभग क्वेश्चन आपको सिमिलर देखने को मिलेंगे, कुछ क्वेश्चन, ठीक है, कुछ तो अलग आए हैं लेकिन कुछ सिमिलर देखने को मिलेंगे, यानी कि 50% आपको सिमिलर ही प्रश्न देखने को मिलेंगे, जो पिछले साल आए थे और इस बार आए हैं। दोनों को अगर मैच करेंगे तो लगभग 50% क्वेश्चन मैच करेंगे। तो हिंदी साहित्य के कितने कालखंड में बांटा गया है, तो चलिए जानते हैं। हिंदी साहित्य की विकास यात्रा को 4 कालखंडों में बांटा गया है। तो पहला है आपका आदिकाल, ठीक है, और दूसरा आपका जो है वो है क्या, आपका भक्ति काल है, ठीक है, और जो आपका तीसरा है वो है रीतकाल, और जो चौथा है आपका वो है आदिकाल। ठीक है, तो 4 भागों में बांटा गया है। तो हिंदी साहित्य के कितने कालखंड में बांटा गया है, तो चलिए जानते हैं। हिंदी साहित्य की विकास यात्रा को 4 कालखंडों में बांटा गया है। तो पहला है आपका आदिकाल, ठीक है, और दूसरा आपका जो है वो है क्या, आपका भक्ति काल है, ठीक है, और जो आपका तीसरा है वो है रीतकाल, और जो चौथा है आपका वो है आदिकाल। ठीक है, तो 4 भागों में बांटा गया है, आदिकाल, भक्तिकाल, रीतकाल और आधुनिक काल। बस इतना ही लिख देंगे, आपको पूरे नंबर मिल जाएंगे। ठीक है, अगला प्रश्न आप लोगों की समझते हैं कि रासो काव्य परंपरा के किन्हीं 2 ग्रंथों और उनकी रचनाओं का उल्लेख कीजिए। ठीक है, In 2023, if you are not using AI for your creating your PowerPoints, then you are wasting 90 ग्रंथों और उनकी रचनाओं का उल्लेख कीजिए। ठीक है, यह भी महत्वपूर्ण प्रश्न है, रासो से भी जुड़ा आपकी परीक्षा में प्रश्न आएगा। तो रासो ग्रंथ मतलब कौन कौन से हैं, मतलब 2 ग्रंथों के नाम लिखना, और उन 2 ग्रंथों के रचनाकार कौन से हैं उनका नाम लिखना है। तो पहला जो ग्रंथ है मैं आपको बता दूं, उसका नाम है पृथ्वीराज रासो, और इसके जो रचनाकार हैं वो हैं चंदर बरदाई जी। दूसरा नंबर पे आपका आ जाएगा हमी, उनका नाम लिखना है। तो पहला जो ग्रंथ है मैं आपको बता दूं, उसका नाम है पृथ्वीराज रासो, और इसके जो रचनाकार हैं वो हैं चंदर बरदाई जी। दूसरा नंबर पे आपका आ जाएगा मान लीजिए खुमान रासो, ठीक है, दूसरा मान लीजिए ग्रंथ का नाम है खुमान रासो, ठीक है, इसके जो रचनाकार हैं वो हैं दलपति विजय जी। और भी बहुत सारे हैं, लेकिन आपकी परीक्षा में 2 ग्रंथ के बारे में आए तो 2 ग्रंथ हम जानेंगे। ओके, अगला प्रश्न आप लोगों के समझता है कि निर्गुण और सगुण काव्य धारा में अंतर स्पष्ट करते हुए उनके कवियों के नाम लिखिए। ठीक है, यानी कि निर्गुण और सगुण काव्य धारा में क्या अंतर है और उनके कवि कौन कौन से निर्गुण और सगुण काव्य धारा के, उसके बारे में लिखिए। मैं आपको 100% गारंटी दिला रहा हूँ कि निर्गुण और सगुण बहुत ही इम्पॉर्टेंट और जर्नली टॉपिक है। इससे जुड़े प्रश्न आपकी परीक्षा में हमेशा आएंगे, जब भी हिंदी काव्य की परीक्षा होगी। ठीक है, कुछ प्रश्न है वो हमेशा आते ही रहते हैं, आएंगे भी। तो चलिए इसका भी हम उत्तर जानते हैं। सिंपल सा एक लाइन में जानेंगे इसका उत्तर, ज़्यादा लॉन्ग में नहीं जानेंगे। ठीक है, इस प्रश्न का उत्तर हम, तो सबसे पहले आपको लिखना है कि निर्गुण भक्ति में ईश्वर के निर्गुण रूप की आराधना की जाती है, सगुण भक्ति में ईश्वर के सगुण रूप की उपासना की जाती है। बस इतना लिख देंगे, आपको पूरे नंबर मिल जाएंगे। सिंपल सा उत्तर है। ओके, अगला प्रश्न है 5 नंबर इसमें का कि रीत काल को कितनी काव्य धाराओं में बांटा गया है। जो रीत काल है उसको कितनी काव्य धाराओं में बांटा गया उसके बारे में जानते हैं। ठीक है, तो बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न ये है आपकी परीक्षा के लिए। सॉरी, यहाँ पर भी मैंने आपको उत्तर नहीं बताया। ठीक है, यहाँ पर अंतर तो बता दिया है 4 नंबर क्वेश्चन, लेकिन उनके कवियों के नाम नहीं बताया है निर्गुण और सगुण काव्य धारा के। तो निर्गुण और काव्य धारा के प्रमुख कवि हैं, जैसे तुलसीदास जी हैं, कबीरदास जी हैं, सूरदास जी हैं, ठीक है, कुंभन दास जी हैं, नंददास जी हैं, ठीक है,
और एक प्रमुख कवि हैं जो कि गोविंद स्वामी जी हैं, स्वामी हरदास जी हैं, ठीक है, इत्यादि प्रमुख कवि हैं निर्गुण सगुण काव्य धारा के, ठीक है। तो हम आ जाते हैं पॉइंट पे, यानी कि क्वेश्चन पे, जो हम यहाँ पर अभी आपको बताने वाले थे कि रीतकाल को कितनी काव्य धाराओं में बांटा गया है, ठीक है। तो सबसे पहले आपको ध्यान देना है, रीतकाल को हम श्रृंगार काल के नाम से भी जानते हैं, ठीक है। रीतकाल को हम श्रृंगार काल नाम देते हैं या फिर श्रृंगार काल के नाम से भी जानते हैं, रीतकाल को श्रृंगार काल, ठीक है। तो ये 3 भागों में बांटा गया है। कितने भागों में? 3 भागों में बांटा गया है काव्य धाराओं में। तो नंबर 1 पे आपका आ जाएगा, ध्यान से समझिएगा, रीत एक तो लिख दे ही रहे क्योंकि लिखने में टाइम लगता है, आप लोग वीडियो तुरंत हट जाते हैं इसलिए हम लिखते नहीं हैं, ठीक है। नंबर 1 पे है रीतबद्ध, ठीक है। और नंबर 2 पे आपका आ जाएगा रीत सिद्ध। नंबर 3 पे आपका आ जाएगा रीत मुक्त, ठीक है। तो इन 3 काव्य धाराओं में बांटा गया है रीतकाल या फिर श्रृंगार काल को। रीतबद्ध, ठीक है। और नंबर 2 पे आपका आ जाएगा रीत सिद्ध। नंबर 3 पे आपका आ जाएगा रीत मुक्त, ठीक है। तो इन 3 काव्य धाराओं में बांटा गया है रीतकाल या फिर श्रृंगार काल को। इस बात को ध्यान रखेंगे, महत्वपूर्ण प्रश्न है परीक्षा के लिए। अगला प्रश्न है कि भारतेंदु मंडल के किन्हीं 4 कवियों के नाम बताइए। ये भी महत्वपूर्ण प्रश्न है, लेकिन कभी कदार आता है, हमेशा नहीं आता है। तो आप इसका आंसर अपने क्वेश्चन बैंक पर इंटरनेट पढ़ लीजिएगा, ठीक है। अगला प्रश्न की ओर हम बढ़ते हैं। अगला प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है क्योंकि कामायनी से जुड़ा प्रश्न आपकी परीक्षा में ज़्यादातर आता है, मतलब कि अधिकतर देखने को मिलता है। तो उसमें कामायनी में कुल कितने सर्ग हैं, किन्हीं 4 सर्गों के नाम लिखिए। ये भी महत्वपूर्ण प्रश्न है, तो इसका हम उत्तर जानते हैं। तो कामायनी जो कि श्री जयशंकर प्रसाद जी द्वारा लिखित, ठीक है, एक आप लोग मतलब कि इनकी एक रचना है जिसके जो सर्गों की जो संख्या है वो 15 है। कामायनी में कुल सर्ग हैं 15 और जो 4 के सर्गों के नाम हैं उनमें से नंबर 1 पे आप लोग लिखिएगा, ठीक है, ईड़ा। नंबर 2 पे आप लोग लिख सकते हैं श्रद्धा। नंबर 3 पे लिख सकते हैं मनु और नंबर 4 पे आप लोग लिख सकते हैं चिंता, ठीक है। तो इस प्रकार आप लोग इनके जो सर्ग हैं उनके नाम लिख सकते हैं। तो आई होप आपको ये भी समझ में आए। श्रद्धा, नंबर 3 पे लिख सकते हैं मनु और नंबर 4 पे आप लोग की ओर हम बढ़ते हैं। अगला प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है क्योंकि कामायनी से जुड़ा प्रश्न आपकी परीक्षा में ज़्यादातर आता है, मतलब कि अधिकतर देखने को मिलता है। तो उसमें कामायनी में कुल कितने सर्ग हैं, किन्हीं 4 सर्गों के नाम लिखिए। ये भी महत्वपूर्ण प्रश्न है, तो इसका हम उत्तर जानते हैं। तो कामायनी जो कि श्री जयशंकर प्रसाद जी द्वारा लिखित, ठीक है, एक आप लोग मतलब कि इनकी एक रचना है जिसके जो सर्गों की जो संख्या है वो 15 है। कामायनी में कुल सर्ग हैं 15 और जो 4 के सर्गों के नाम हैं उनमें से नंबर 1 पे आप लोग लिखिएगा, ठीक है, ईड़ा। नंबर 2 पे आप लोग लिख सकते हैं श्रद्धा। नंबर 3 पे लिख सकते हैं मनु और नंबर 4 पे आप लोग लिखते हैं चिंता, ठीक है। तो इस प्रकार आप लोग इनके जो सर्ग हैं उनके नाम लिख सकते हैं। तो आई होप आपको ये भी समझ में आ गया होगा। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर, जिस पूर्ण प्रश्न है, तो इसका हम उत्तर जानते हैं। तो कामायनी जो कि श्री जयशंकर प्रसाद जी द्वारा लिखित, ठीक है, एक आप लोग मतलब कि इनकी एक रचना है जिसके जो सर्गों की जो संख्या है वो 15 है। कामायनी में कुल सर्ग हैं 15 और जो 4 के सर्गों के नाम हैं उनमें से नंबर 1 पे आप लोग लिखिएगा, ठीक है, ईड़ा। नंबर 2 पे आप लोग लिख सकते हैं श्रद्धा। नंबर 3 पे लिख सकते हैं मनु और नंबर 4 पे आप लोग लिखते हैं चिंता, ठीक है। तो इस प्रकार आप लोग इनके जो सर्ग हैं उनके नाम लिख सकते हैं। तो आई होप आपको ये भी समझ में आ गया होगा। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है कि 1943 में प्रकाशित तार सप्तक में अज्ञे ने किन 7 कवियों को सम्मिलित किया था। तार सप्तक भी एक महत्वपूर्ण टॉपिक है, इससे भी जुड़े प्रश्न परीक्षा में देखने को मिलते हैं। तो चलिए इसके बारे में जानते हैं, ठीक है। 1943 में प्रकाशित तार सप्तक में अज्ञे ने किन 7 कवियों को सम्मिलित किया था। तो सबसे पहले क्वेश्चन यहाँ पर एक बन जाता है कि जैसे प्रश्न में मतलब प्रश्न आ गया कि तार सप्तक का प्रकाशन किस वर्ष हुआ था, ठीक है। तो आप तुरंत लिख देंगे तार सप्तक का जो प्रकाशन है वो सन 1943 में हुआ था। ये क्वेश्चन आपका यहीं बन गया, ठीक है। अब हम बात कर लेते हैं प्रमुख कवियों के नाम या 7 कवियों के नाम। तो नंबर 1 पे आप लोग लिखेंगे, ध्यान समझिएगा, बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। नंबर 1 पे लिखिएगा कि गजानन माधव मुक्तिबोध। नंबर 2 पे आपके आ जाएंगे नैमी चंद्र जैन जी। नंबर 3 पे आ जाएंगे भरत भूषण अग्रवाल जी। नंबर 4 पे आपके आ जाएंगे प्रभाकर माचवे जी। नंबर 5 पे आपके आ जाएंगे गिरजा कुमार माथुर जी। नंबर 6 पे आ जाएंगे रामविलास शर्मा एवं अज्ञे, ठीक है, यानी कि राम कुमार शर्मा एवं
अज्ञेय, नंबर 7 पे अज्ञेय, यानी कि जो कि इसके प्रमुख कवि हैं, ठीक है, अज्ञेय जी। अज्ञेय जी का पूरा नाम याद रखेंगे, अज्ञेय जी का पूरा नाम सच्चिदानंद हीरानंद वात्सल्य अज्ञेय है। अज्ञेय इनकी उपाधि है, कई वीडियो में मैंने आपको बता भी रखा है, ठीक है। अगला प्रश्न आप लोगों की समझते हैं कि रामचरितमानस में कुल कितने सोपान हैं या फिर कितने कांड हैं, सभी के नाम बताइए, ठीक है। तो आपकी जानकारी के लिए बता दें कि जो रामचरितमानस में जो कांडों की संख्या है, जो कांड हैं या फिर सोपान, याद रखेंगे कांड को सोपान भी कहीं कहीं कहा गया है, तो कुल मिला के इसमें 7 कांड हैं। तो नंबर 1 आपका जो आ जाएगा, ध्यान से समझेंगे, नंबर 1 पे आ जाएगा बाल कांड, नंबर 2 पे आ जाएगा आपका अयोध्या कांड, नंबर 3 पे आ जाएगा अरण्य कांड, ठीक है, नंबर 4 पे आपका आ जाएगा किष्किंधा कांड, और नंबर 5 पे आपका आ जाएगा सुंदर कांड, नंबर 6 पे आपका आ जाएगा लंका कांड, ठीक है, और नंबर 7 पे आपका आ जाएगा युद्ध कांड या फिर उत्तर कांड, ठीक है। तो ये 7 कांड हैं, ठीक है, चाहे रामचरितमानस में कांड हैं, ठीक है। तो इनको याद रखेंगे, महत्वपूर्ण प्रश्न है, ठीक है। अगला प्रश्न आप लोगों के समझ आ गया है कि शोध और अनुसंधान से आप क्या समझते हैं। इस क्वेश्चन को मैंने बताया था कि आगे हम आपको बताएंगे इसके बारे में, तो अब वो समय आ गया है इसका उत्तर बताने के। तो शोध और अनुसंधान से जुड़ा प्रश्न आएगा, गारंटी है, शोध से जुड़ा तो आएगा, कम से कम मैंने आपको बता ही दिया 5 से 8 नंबर का प्रश्न आएगा। तो इसकी परिभाषा आपको लिखना है कि व्यापक अर्थ में शोध या अनुसंधान, जिसको रिसर्च बोलते हैं इंग्लिश में, ठीक है, किसी भी क्षेत्र में ज्ञान की खोज करना, किसी भी क्षेत्र में ज्ञान की खोज करना या विधिवत गवेषणा करना, ठीक है, विधिवत गवेषणा करना या फिर उसकी खोज करना, जिसे हम लोग शोध कहते हैं। वैज्ञानिक अनुसंधान में वैज्ञानिक विधि का सहारा लेते हुए जिज्ञासा का समाधान करने की कोशिश की जाती है। तो इस प्रकार आप लोग शोध या फिर जो अनुसंधान है इसकी परिभाषा लिख सकते हैं। आप लोग इसका उत्तर आप अपने क्वेश्चन बैंक इंटरनेट पे भी पढ़ लीजिएगा। अब इसमें सेम उसी तरह है, लघुत्तरीय के प्रश्न आएंगे। लघुत्तरीय में आप लोगों को कुछ प्रश्नों के संदर्भ सहित व्याख्या करनी होगी, कुछ प्रश्न होंगे और सिर्फ उनके उत्तर देने होंगे। तो सबसे पहले यहाँ पर पैराग्राफ आपको देखने को मिलेगा। इस पैराग्राफ की आप लोगों को संदर्भ सहित व्याख्या करनी होती है, ठीक है। करीब करीब 4 पैराग्राफ होते हैं, 4 में से आपको 2 पैराग्राफ की आप लोगों को संदर्भ सहित व्याख्या करनी होती है, जो कि पहला ये है, उसके बाद दूसरा अथवा करके, या फिर ये कर सकते हैं आप। अगला यहाँ पर आपको ये मिल जाएगा 3 नंबर, 3 में भी 2 हैं, इनमें से आपको 1 करना है, ठीक है, ठीक है। तो 2 हैं, 2 में से 1 करना है। 4 है कुल मिला के, 4 में से अथवा करके है ना, तो 1 उसमें से करना है, 1 उसमें से करना है, ओके। अब जाते हैं हम क्वेश्चन की ओर। मैंने आपको बता रखा था, अभी देखिए 2022 में भी अमीर खुसरो से जुड़ा क्वेश्चन आया था और 2023 में भी आया। तो अमीर खुसरो एक महत्वपूर्ण टॉपिक है, अमीर खुसरो से जुड़ा है प्रश्न आपकी परीक्षा में आएगा। देखिए पूछा भी गया है, अमीर खुसरो के व्यक्तित्व और कृतित्व पर प्रकाश डालिए। ये पढ़ लीजिएगा, अमीर खुसरो के बारे में बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। कुछ लोगों के दांत ना नेचुरली टेढ़े मेढ़े होते हैं, आगे पीछे भी होते हैं, लेकिन इसका टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, थैंक्स टू। महत्वपूर्ण प्रश्न है। अगला प्रश्न है कि घनानंद की पीर के कवि हैं, स्पष्ट कीजिए। ये भी प्रश्न कभी आता है, कभी नहीं आता है। जरूरी नहीं कि आपकी परीक्षा में आए, तो आप पढ़ना चाहें तो पढ़ सकते हैं, अदरवाइज इग्नोर भी कर सकते हैं। क्वेश्चन पेपर आप लोगों के समस्त पूरा है, आपके ऊपर है। प्रसाद जी यानी कि जयशंकर प्रसाद जी, ये भी महत्वपूर्ण प्रश्न है। जयशंकर प्रसाद जी से भी जुड़ा प्रश्न आएगा। लिखा है प्रश्न कि प्रसाद की सौंदर्य चेतना को सौदाहरण समझाइए, ठीक है। वहीं पर अगला प्रश्न है कि पंत, जिनका पूरा नाम है ठीक है, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला एक कवि हैं और सुमित्रानंदन पंत जी एक कवि हैं, ठीक है। तो सुमित्रानंदन पंत मतलब इनका पूरा नाम पंत का सुमित्रानंदन पंत है, ठीक है। प्रश्न है कि पंत प्रकृति के अनुसार कवि हैं, इस कथन की पुष्टि कीजिए। जरूरी नहीं कि आएगा, लेकिन पढ़ लीजिएगा आप लोग, ठीक है। अगला प्रश्न आप लोगों के लिए इतना इंपॉर्टेंट है, इसे इग्नोर कर दीजिएगा, ओके। अब आ जाते हैं हम दीर्घ उत्तरीय प्रश्नों की ओर। दीर्घ उत्तरीय में आप लोगों को 4 प्रश्न दिए जाएंगे, 4 में से सिर्फ 2 प्रश्नों के उत्तर देने होंगे। प्रत्येक प्रश्न के लिए 10 नंबर लिए जाए। सेम प्रोसेस वैसा है जैसा आपने ऊपर देखा। देखिए मैंने आपको बताया था कि आदिकालीन कविता की प्रवृत्तियों को सौदाहरण समझाइए, ये प्रश्न आया। मैंने आपको भी ऊपर क्या बताया था, हिंदी साहित्य के इतिहास के बारे में या फिर आदिकाल से जुड़ा प्रश्न आपकी परीक्षा में आएगा। तो बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, आएगा जरूर। आदिकाल या फिर हिंदी साहित्य के इतिहास के बारे में समझाइए, प्रश्न बनेगा जरूर। अगला प्रश्न है आप लोगों के समय कि कबीर सच्चे अर्थों में समाज सुधारक हैं, उपयुक्त उदाहरण देकर समझाइए। कबीर दास जी से भी जुड़ा एक प्रश्न आपकी परीक्षा में आएगा। 1-2 प्रश्न देखने को मिलेंगे, 1-2 देखने को मिलेंगे। लघु उत्तरीय में देखने को मिल सकता है या फिर दीर्घ उत्तरीय में।
अगला प्रश्न है कि तुलसी के काव्य में समन्वय का विराट चेष्टा है, सतर्क विवेचना कीजिए। तो तुलसीदास के काव्य के बारे में, जीवन परिचय के बारे में पढ़ लीजिएगा, ये भी एक महत्वपूर्ण प्रश्न है। ठीक है, अगला प्रश्न है कि प्रगतिवादी कविता का ठीक है, प्रगतिवादी कविता की प्रवृत्तियों को उद्घाटित कीजिए। प्रगतिवादी या फिर प्रगतवाद, देखिए प्रगतिवादी दूसरी चीज़ है, प्रगतवाद दूसरा चीज़ है, तो दोनों में से एक ना एक पे प्रश्न जरूर आएगा। ठीक है, तो इसको भी तैयार कर लीजिए। कुल मिला के अगर देखे जाए तो इन में जो महत्वपूर्ण प्रश्न है वो पहला और दूसरा है। ठीक है, 2 प्रश्न आपको अच्छे से तैयार कर लेना, कहीं ना कहीं ये भी है तुलसीदास वाला। तो 4 प्रश्नों में से 3 कुछ ज़्यादा ही महत्वपूर्ण है, एक को आप इग्नोर भी कर सकते हैं। तो जो मैंने दोनों प्रश्न पत्र बताए हैं अलग अलग वर्ष के 2022 और 23 के, अगर दोनों प्रश्नों का जो पूरा का क्वेश्चन है अगर आप छांट के रखें एक तरफ और उनका उत्तर अच्छे से पढ़ें, तो मैं आपको गारंटी दे रहा हूँ आपको परीक्षा में कोई भी फेल नहीं कर सकता। कम से कम 40 से 45 नंबर आप ला सकेंगे, क्योंकि 40 से 45 नंबर के जो क्वेश्चन है आपकी परीक्षा जब भी होगी वो इन्हीं में से 40 से 45 नंबर के क्वेश्चन आएंगे। ठीक है, तो अगर आप पूरा तैयार करे रहेंगे तो 40-45 आपके डन हो जाएंगे। तो आई होप आपको